सबसे पहले देव विद्यापीठ परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि 15 अगस्त सुबह 6 बजे आपको आज़ादी का अर्थ समझाएंगे, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बना रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज आप आज़ादी का असली अर्थ समझ पाएंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। जय हिंद। हम पहले समझें कि गुलामी क्या बला है। असली आज़ादी की तो कोई बात करो, अंग्रेज तो चले गए। आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का सबसे सुविधाजनक तरीका है उसको मानसिक रूप से पहले गुलाम बना लो, उसकी संस्कृति पर चढ़ बैठो। एक तो तरीका यही है कि भोगवादी बना दो, और दूसरा यह है कि झूठा धर्म फैला दो। जीवन भर गुलाम रहोगे और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि आप गुलाम हो। आज दुश्मन का नाम है। जय जी, प्रणाम। बहुत सारे प्रतिभागियों से एक साझा प्रश्न आया है। अभी स्वतंत्रता दिवस पास है, भारतीय सरकार इस दिन को आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरह मना रही है। इस पर आपका क्या कहना है? आज़ादी तो बड़ी प्यारी बात है, लेकिन जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो उसमें ये अनिवार्य हो जाता है कि हम पहले समझें कि गुलामी क्या बला है और हम गुलाम हैं किसके। क्योंकि अगर गुलामी का ही हमें कुछ इल्म नहीं है, संज्ञान नहीं लिया गुलामी का, तो आज़ादी की कैसी बात। जो अपनी गुलामी से ही ना परिचित हो वो आज़ादी की बात करे तो अजीब ही लगेगा। आज़ादी आज़ादी, गुलामी कहाँ है ये तो बताओ पहले। गुलामी का कुछ पता है क्या? आप लोग बताइए, कौन सी गुलामी के विरुद्ध आज़ादी चाहिए? किस गुलामी की बात कर रहे हैं हम? देखिए, 3 तरह की मोटे तौर पर हम यहाँ पर गुलामियों की चर्चा कर सकते हैं। जो पहली होती है, सबसे प्रकट, सबसे स्थूल, होती है तब जब कोई दूसरा आकर के आपको पकड़ ले। वो एकदम खुली हुई बात होती है कि कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है और उसने आपकी ज़िंदगी पर चढ़कर आपको जबरन, बलात गुलाम बना लिया है। ठीक है, कि तुम ऐसा ऐसा करोगे। जैसे कि कोई आपको कैद में रख ले, जैसे ही कोई आपके ऊपर डंडे के दम पर अपनी हुकूमत चलाए। जैसा कि आप कह सकते हो कि भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। ठीक है, उस हुकूमत का कोई सैद्धांतिक या नैतिक आधार तो था नहीं। उसका जो आधार था वो तो डंडा ही था कि अंग्रेज़ों के पास डंडा है तो वो आप पे हुकूमत कर रहे हैं। वो सबसे प्रकट तरह की गुलामी होती है जहां आपको साफ दिख रहा होता है कि आपका जो मालिक है वो कौन है। कौन है जो आपके सर पर चढ़कर बैठ गया है, कौन आपको दुखी कर रहा है, किसने बेड़ियाँ डाल दी हैं। और उस तरह की गुलामी पहले चला करती थी। उस तरह की गुलामी आज आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने कम से कम सतही तौर पर कुछ उच्चतर मूल्यों को अपना लिया है। आज देश, समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कम से कम कहने को कुछ सिद्धांतों और नियम कायदों पर चलते हैं। तो आज ऐसा नहीं हो पाएगा कि कोई देश जाकर किसी दूसरे देश पर ज़बरदस्ती चढ़ बैठे उसे गुलाम बना ले। ऐसा कहीं आपको अब देखने को नहीं मिलेगा। किसी देश को दूसरे पर हमला करना भी होता है तो वो उसके लिए पहले कोई सिद्धांत या सही दिखने वाला समुचित कारण ढूंढता है। तो उस तरह की गुलामी तो अतीत की बात हो गई। हमारे पास अब बचती हैं 2 और ज़बरदस्त गुलामियाँ जो इस सबसे निचले तल की, तीसरे तल की गुलामी से ज़्यादा सूक्ष्म और ज़्यादा घातक हैं। सूक्ष्म ने वो दिखाई नहीं देती। सबसे निचले तल की गुलामी हमने क्या कहा, जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान पर चढ़ बैठता है और प्रकटतः चढ़ बैठता है कि मैं आपके पास आऊँ, आपकी कनपटी पर बंदूक रखूँ और बोलूँ कि चल झाड़ू पोछा लगा या खेत में काम कर या फैक्ट्री में काम कर, और तू ये सब कुछ अगर नहीं करेगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। ये सबसे निचले तल की सबसे प्रकट गुलामी है। हम कह रहे हैं ऐसी गुलामी अब देखने को नहीं मिलती या कम मिलती है, कि जैसे बंधुआ मजदूर होते थे, अब उस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। उससे ऊपर कौन सी 2 तरह की गुलामियाँ होती हैं, वो दूसरे तल की हुई जिसमें एक व्यक्ति अभी भी दूसरे व्यक्ति पर अपना वर्चस्व चला रहा है, लेकिन प्रकट करके नहीं, जाहिर करके नहीं, छुपा कर। क्योंकि आपके सामने जब कोई आप पर हुकूमत चलाता है ना, तो आपके भीतर से विरोध उठता है, अहंकार को आपके ठेस लगती है। अच्छा, तू मेरी ज़िंदगी पे चढ़ा रहा है, तुझे क्या हक है, वगैरह वगैरह। लेकिन वही व्यक्ति जब छुपकर आप पर राज करता है तो आपको कुछ पता नहीं लगता, फिर आप विरोध नहीं कर पाएंगे। छुपकर कैसे राज किया जाता है कि आपको लगे कि आप काम तो स्वेच्छा से कर रहे हैं, आपको लगे कि आप अपनी ही इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा को चलाने वाला कोई और हो। आपकी इच्छा को चलाने वाला कोई और हो। एक तो ये तरीका था, अभी हमने बात करी कि आपकी कनपटी पर हमने बंदूक रख दी और आपसे कहा कि साहब चलिए, जैसे कह रहे हैं वैसे करिए, नहीं तो गोली मार देंगे। और दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि आपके ब्रेन का ऑपरेशन करके मैं उसमें एक चिप बैठा दूँ। एक चिप जो है आपके ब्रेन में, मस्तिष्क में एम्बेड कर दी जाए, और उस चिप पर रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है।
और मैं यहाँ से रिमोट दबाऊँ और जैसा मैं चाहूँ उसी हिसाब से आप काम करें, और आपको ये गलतफहमी बनी रहे कि आप जो भी काम कर रहे हो स्वेच्छा से कर रहे हैं, आपकी अपनी इच्छा से आप काम कर रहे हैं। ये जो गुलामी है दूसरे तल की, ये सबसे जो निचला तल था तीसरा, उस गुलामी से ज़्यादा घातक है, क्योंकि इसमें आपको स्वेच्छा का, फ्री विल का गुमान रहता है। आपको लगता है कि साहब आप तो आज़ाद परिंदे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये जो गुलामी है ये आज बहुत है। हर आदमी को लग रहा है वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा है, मेरी मर्जी, मैं ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, जबकि आप कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं। आपको चलाने वाली ताकतें कोई और हैं, वो दूर बैठी हुई हैं, और वो अपना रिमोट संचालित कर रही हैं आपको। आप रिमोट के हिसाब से खिलौने की तरह, कठपुतली की तरह इधर उधर अपना भागते रहते हो और खुश रहते हो कि साहब मैं तो एक फ्री आदमी हूँ। फिर उससे भी जो ऊपर की गुलामी होती है वो कौन सी होती है? वो गुलामी होती है अपनी ही गुलामी। दूसरे तल की गुलामी में भी आपको ये था कि मुझे गुलाम बनाने वाला कोई दूसरा है। जो सबसे गहरी गुलामी होती है, जितनी गहरी उतनी घातक, वो होती है अपनी ही गुलामी। जहाँ आप जो कुछ कर रहे होते हो वो वास्तव में आप नहीं कर रहे होते हो, आपका शरीर कर रहा होता है, आपकी वृत्तियाँ कर रही होती हैं, लेकिन आपको लग रहा होता है कि आप कर रहे हो। आपके भीतर कुछ भाव उठा, आपको लग रहा है आपका भाव है। मान लो भाव यही उठा कि पेड़ पे चढ़ जाओ, वहाँ से आम तोड़ के नीचे ले आओ। आपको लग रहा है ये तो मैं चाह रहा हूँ, आप नहीं चाह रहे हो। वो आपके शरीर में जो तरह तरह की वृत्तियाँ संचित हैं, और आपके पेट में जिस तरह के रसायनों का उत्सर्जन हो रहा है, वो चीज़ है जो चाह रही है। लेकिन आपने कहा तो मेरी चाहत है, मैं चढ़ूंगा, मैं लेके आऊँगा। आपने नहीं चाहा है। आपके रसायनों ने, आपके एंजाइम्स, केमिकल्स, हार्मोन्स, इन सब ने मिलकर चाहा है। आपकी ग्लैंड्स ने चाहा है, ग्रंथियाँ जो होती हैं शरीर में, उन्होंने चाहा है, आपने नहीं चाहा है। इसी तरीके से आपको लगा कि बाजार में कोई फलानी चीज़ है, वो आपके हाथ में आनी चाहिए। आप कहते हैं मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है तो मुझे इसे पूरा करना है। वो आपकी इच्छा है ही नहीं। हम सबके की कोशिकाओं में लालच बैठा होता है, प्राकृतिक तौर से ही, जन्मगत तौर से ही उस लालच की इच्छा है। लेकिन आप ये अंतर ही नहीं कर पा रहे कि असली मैं है कौन। आप झूठे मैं को असली मैं समझे हुए हैं, और जो झूठा है उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त गुलामी है। आपको लगा कि आपको कोई चीज़ रुच गई है, या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, या आपको लगा आपको प्रेम हो गया है और आप उस दिशा में भाग लिए, और आप कह रहे हैं ये तो मेरी मर्जी है ना, मेरी एक बड़ी गहरी इच्छा है कि मुझे फलानी वस्तु चाहिए या फलाना व्यक्ति चाहिए, और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, तो मेरी इच्छा है। नहीं, आप अपनी ग्रंथियों की गुलामी कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। आप अपने शरीर के, अपनी भावनाओं के गुलाम हो रहे हैं। और मैं जब कह रहा हूँ अपनी भावनाएं, तो मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि वो भावनाएं अपनी हैं नहीं वास्तव में। वो भावनाएं क्या हैं? वो भावनाएं शरीर में हैं जन्म से, और कुछ वो भावनाएं हैं जो समाज ने हमारे भीतर बैठा दी हैं। जैसे समाज ने कुछ ध्वनियों के लिए आपके मन में रुचि पैदा कर दी है, कुछ तरीके के शरीरों के लिए आपके मन में आकर्षण पैदा कर दिया है। अब समाज ने ही आपको उदाहरण के लिए सिखा दिया है गोरा चेहरा खूबसूरत होता है। भारत में ये धारणा यूरोपियन आक्रांताओं के आने से पहले नहीं थी। आप देखेंगे अगर, तो भारत ने तो अपने देवी देवताओं, अवतारों, मूर्तियों को भी श्याम वर्ण में खूब चित्रित किया है। श्री कृष्ण का तो एक नाम ही है श्याम। और आप दक्षिण भारत में चले जाएं तो वहाँ पर आपको गोरे मुखमंडल वाले देवी देवता बहुत कम मिलेंगे। भारत में नील वर्ण या श्याम वर्ण बड़ा पूजनीय माना गया है, और ये सब गहरे रंग होते हैं ना। लेकिन अब समाज ने, अब इतने दिन तक अंग्रेज रहे, उस सर पे चढ़ के रहे, तो गोरे रंग का हमारे यहाँ बड़ा महत्व बैठ गया कि जो गोरा होता है वही श्रेष्ठ होता है। तो अब आपकी बड़ी इच्छा होती है कि कोई गोरा गोरा जीवन साथी मिल जाए, और आप कहते हो ये मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा नहीं है। ये आप गुलामी कर रहे हो सामाजिक शिक्षा की, लेकिन आपको लग ये रहा है कि आपकी इच्छा। अब ये बड़ी भयानक गुलामी हो गई ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे परले दर्जे की गुलामी है, सबसे गहरी गुलामी यही है, जहाँ आपकी इच्छा ही आपकी नहीं है। वो या तो आपको आपके शरीर ने दे दी है, या आपको आपके समाज ने दे दी है वो इच्छा। समझ में आ रही बात? अब हम कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं ना कि आज़ादी मनानी है, बहुत अच्छी बात है। आज़ादी से ऊंचा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज़ादी माने मुक्ति, सर्वोच्च आध्यात्मिक मूल्य है, जीवन का परम लक्ष्य है मुक्ति। आज़ादी से ऊंचा क्या हो सकता है? लेकिन आप किस आज़ादी की बात कर रहे हो? पहले ये तो देखो कि गुलाम किसके बने बैठे हो। और मैं बोल रहा हूँ जैसे अंग्रेज चढ़ाए थे आपके ऊपर, या फ्रेंच चढ़ाए थे, या पुर्तगाली चढ़ाए थे, उस तरीके से आज कोई चढ़ने वाला नहीं है। वास्तव में भारत छोड़ दो, वैसे तो किसी देश पे कोई नहीं चढ़ने वाला है। रूस भी कोई यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर लेने वाला है, वो पीछे हट जाएगा। जब रूस के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी, वो यूक्रेन से पीछे हट जाएगा। थोड़ी बहुत जमीन हड़प ले वो अलग बात है। चीन भी भारत पर चढ़ा बैठा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि चीन आकर के दिल्ली पे कब्जा कर लेगा। ये तो जीत भी जाए तो 62 का युद्ध चीन ने जीत ही लिया था, वो स्वयं ही सीज फायर करके पीछे हट गए, क्योंकि वो ज़माना बीत चुका है जहाँ पर एक देश की ज़मीन दूसरा देश हड़पेगा और वहाँ के नागरिकों को गुलाम बनाएगा। वैसे अब नहीं काम चलता। आज जानते हो क्या कहा जाता है? आज कहा जाता है किसी को गुलाम क्यों बनाना है अगर उसको तुम अपना खरीदार बना सकते हो। गुलाम नहीं बनाओ, ग्राहक बनाओ। ये आज का सूत्र है। गुलाम बनाओगे तो खड़े होकर के काम कराओ, काम कराओ। काय को काम कराना है? उसे खुला छोड़ दो कि जा तू पैसे कमा, और सारे पैसे कमा के फिर आकर के मेरा माल ले ले, मेरा ग्राहक बन जा, अपने पैसे मुझे दे जा। आज गुलाम नहीं बनाए जाते, आज ग्राहक बनाए जाते हैं। तो कोई किसी को गुलाम नहीं बनाने वाला। चीन भारतीयों को गुलाम नहीं बनाना चाहता। चीन भी यही चाहेगा कि भारतीय उसके माल के ग्राहक बने रहें, जो कि आप बने हुए हैं। बात समझ आ रही? गुलाम बनाने का जमाना बीत गया। आज जो ग्राहक है वही गुलाम है। आपको पता होना चाहिए आप किसका माल ग्रहण कर रहे हो। आप जिसका माल ग्रहण कर रहे हो, एक तरीके से आप उसको अपना स्वामी बना लेते हो। वॉर इज पुअर इकोनॉमिक्स यूजुअली। तो जा रही बात।
एंड डिप्लोमेसी इज ग्रेट वॉर, बिजनेस इज इवन ग्रेटर वॉर। और आर्थिक तौर पर वॉर बहुत खर्चीली चीज होती है, उसमें कोई एथिकल कोण नहीं है। अब लड़ाइयाँ दुनिया में बहुत कम होती हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आप गिनेंगे तो बड़ी लड़ाइयाँ कुल कितनी हुई है? कोरियन युद्ध हुआ, वियतनाम में हो गया, इराक में थोड़ा बहुत हो गया, बड़ी लड़ाइयाँ तो हुई ही नहीं है। ये सब जो थी हल्की फुल्की छोटी मोटी थी, लीबिया में थोड़ा कुछ हो गया। बड़ी लड़ाइयाँ आप कौन सी गिनोगे? 45 के बाद की कोई बड़ी लड़ाई याद है आपको? भारत पाक युद्ध कोई बड़ी युद्ध थोड़ी माने जाएंगे, तो ठीक है। ऐसे ही चीन भारत का हुआ था, उसको तो बोलते हैं बॉर्डर स्क्रिमिश, उसको युद्ध भी नहीं बोलते। ये बड़ी लड़ाइयाँ नहीं। लड़ाइयाँ अब क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने लड़ने के और गुलाम बनाने के नए तरीके सीख लिए हैं, और वो नया तरीका है व्यापार और डिप्लोमेसी। समझ में आ रही है बात? चीन और भारत का आणविक युद्ध कभी नहीं होने वाला। भारत पाकिस्तान का भी बहुत ही कम संभावना है कि हो। युद्ध दूसरे तरीके से अब लड़े जाते हैं। किसी देश को आप अगर तोड़ना भी चाहते हो तो उसके कारण ज़्यादा आर्थिक होते हैं, और देशों को तोड़ने के लिए युद्ध नहीं करना पड़ता। सोवियत संघ का विघटन ऐसे नहीं हुआ था कि अमेरिका ने उस पर आक्रमण करके उसके 10 टुकड़े कर दिए, ऐसे हुआ था। उसको आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया कि खुद ही टूट गया। तो आज सारा जो खेल है गुलामी का, वो ग्राहकी के हाथ में है। जिसने ग्राहकी की कला सीख ली, जो व्यापार पे काबिज हो गया, वो दुनिया पे राज करता है। और व्यापारी अपना माल बेच सके, इसके लिए पहले मनुष्य को ग्राहक बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जो कल तक इंसान था उसको आज बना देना पड़ता है ग्राहक। अब वो इंसान नहीं रहा, वो क्या बन गया है? वो ग्राहक बन गया है। तो पहले आप बताइए ना कि आप गुलामी किसकी कर रहे हैं, फिर तो आज़ादी की बात करें। क्या वास्तव में हम आज़ादी का सम्मान करते भी हैं? मैं यहां पर अभी मूल अधिकारों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन बेचारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह, इनको आप लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते। आप कहीं जाओ न्यायालय में और बोलो कि सरकार जो काम कर रही है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है, तो इसमें कोर्ट आपको कोई रिलीफ नहीं दे पाएगा। वो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। आप नहीं करें तो कोई सजा नहीं मिल सकती, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको संविधान में रखा गया है। इसी तरीके से कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स ये फंडामेंटल ड्यूटी है, पर वो एनफोर्सेबल तभी होगी जब उसके लिए पहले सरकारें बिल लाएं और फिर उनको एक्ट बनाएं। पर सरकार अगर बिल लेके आएगी ही नहीं, तो कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल हो चाहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, ये तो ऐसे ही बस कागज पे रह जाएंगे। उसी बात को आप और व्यापक करोगे ना, जैसे शिक्षा का सबको अधिकार होना चाहिए। वो शिक्षा माने क्या? संविधान कहता है कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा माने क्या? लेकिन और कितनी शिक्षा? आप उस बात को बढ़ाइए ना, तब हम माने की आज़ादी। शिक्षा का स्तर देखिए, गांव में स्कूलों की हालत देखिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हम कहते हैं अगर कि हम 15 दिन तक ऐसा करने जा रहे हैं कि गांव जो सबसे दूरस्थ गांव है वहां भी नियम अनुसार क्लासेस लगेंगी, तो मजा आता। पर कहां है शिक्षा? आंतरिक शिक्षा के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। जीवन शिक्षा का हमारे पाठ्यक्रम में कहीं कोई स्थान नहीं है। आप वो लेकर के आइए ना। खतरनाक हो जाता है जब मूल केंद्रीय कोर बात की जगह एक प्रतीक ले लेता है। जैसे कि सम्मान का स्थान नमस्कार ले ले। अब नमस्कार चल रहा है, चाहे उसके पीछे सम्मान हो या ना हो। ऐसे होता है, जाके पांव छू लिए लोग, पांव छूने में पूरा झुकने भर की भी तकलीफ नहीं करते। सामने वाले की जांघ छू लेंगे और कहेंगे पाए लागू। यह होता है कोरा सिंबलिज्म, जिसमें कोई प्राण नहीं है, प्रतीक भर है, प्राण नहीं है। ऐसा भारत चाहिए क्या हमको? या हमें एक सशक्त, सुंदर, गहरा, आध्यात्मिक, प्राणवान भारत चाहिए? बोलिए। हाँ, तो प्रतीकों को जब भी देखें तो प्रश्न करना सीखें कि इसके पीछे प्राण कितने हैं। प्राण कहां है? प्राण है तो प्रतीक बहुत अच्छी बात है, और प्रतीक अगर प्राण का विकल्प बन गया है तो बहुत खतरनाक बात है।